नमस्ते बच्चों, नांदुरकर टीचर सेतु अभ्यासक्रम। इस वीडियो में सेतु अभ्यासक्रम के बारे में स्वाध्याय क्रमांक 19 और 20 आज हम हल करने वाले हैं। तो पिछले साल का यानी 5वीं का 21वां पाठ, कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग। इसमें देखो कि सामान्य ऊंचाई वाले किसी विद्यार्थी की ऊंचाई जितना एक लंबा और मोटा कागज लो, एक कागज कक्षा की दीवार पर मजबूती से चिपकाओ। उस कागज के आगे एक बच्चे को खड़ा करो। अब किसी अन्य बच्चे से उसे विद्यार्थी के शरीर की बाह्य रेखा कागज पर खींचने के लिए देखो, ये जो लड़के दिखाई दे रहे हैं यानी क्या उनकी आकृति बनाई गई। तो इस पाठ में हमें जो हमारे आंतरिक शरीर के अंदर जो आंतरिक अवयव होते इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहले हम देखेंगे श्वसन। तो आप सभी को मालूम है, जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी और भोजन, इन तीनों की कितनी आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर को निरंतर हवा की, ऑक्सीजन की आपूर्ति होते रहना आवश्यक है। इसीलिए हमारा श्वासोच्छ्वास निरंतर होता रहता है। तो हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास का काम करने वाले अंग भी होते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में उनके कार्य और विषय की संक्षिप्त जानकारी दी है। तो इसके बारे में जानकारी देखने वाली। देखो श्वसन अंग, इसमें नाक, श्वसन नलिका, फेफड़े, श्वसन मध्यपटल, ये जो भाग है अलग अलग, उसके कार्य क्या होते इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके बाद श्वसन मध्यपटल और उसकी हलचल कैसी होती है, जैसे ये इसकी हलचल कैसी होती है इसके बारे में यह जानकारी दी गई है। तो गैसों का आदान प्रदान, बाहर की हवा वायु कोशों में पहुंचने के बाद हवा में उपस्थित ऑक्सीजन वायु कोशों के चारों ओर पाई जाने वाली अत्यंत पतली पतली रक्तवाहिनियों में जाती है और रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों में बहाकर ले जाती है, ये दिया है। और इसके बाद धूम्रपान के कुप्रभाव, जब हम आपको मालूम है बार बार ऐसे बताया जाता है कि धूम्रपान मत करो, मद्यपान मत करो, इसके बारे में जानकारी भी दी जाती है। तो इसका क्या फ़ायदा है इसके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो निरंतर धूम्रपान करने पर धुएं में जो धुआं निकलता है इसमें विषैले पदार्थ, इनका फेफड़ों पर असर होता है यानी संचित होने लगता है। इनका परिणाम स्वरूप फेफड़ों से भरी जाने वाली हवा का पर्याप्त शुद्धिकरण नहीं होता और इसका फल क्या होता है कि हवा की अशुद्धि फेफड़ों में पहुंचती है। इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता क्रमशः कम होती जाती रहती है। और इसके बारे में जानकारी दी है। इसके बाद ये आहार नाल के बारे में जानकारी दी है। देखो आहार नाल, जो हम खाना खाते हैं इसका पचन कैसे होता है इसके बारे में ये जो आकृति दी है इसका निरीक्षण करना है और उसको देखकर प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखना है। मुंह, लार ग्रंथि, ग्रसनी, यकृत ग्रंथि, जठर, अग्नाशय ग्रंथि, छोटी आंत, बड़ी आंत, पक्वाशय, गुदद्वार, पाचन तंत्र, ये जो आकृति है तुम्हारे नोटबुक में भी बना सकते आप। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। और इसके बाद पाचन अंग, ये 2 प्रश्न आएंगे आपको। प्रौढ़ व्यक्ति की छोटी आंत या लगभग कितने मीटर रहती है, तो 7 मीटर लंबी आंत होती है। और प्रौढ़ व्यक्ति की बड़ी आंत, ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत लगभग
1.5 मीटर लंबी होती है। इसके बारे में जानकारी दी है। और दंतिन पर कुछ प्रश्न आए तो हमारे दांत उत्तम और स्वस्थ बने रहे, इसलिए उनके प्रति अत्यावश्यक ध्यान देना महत्वपूर्ण है। मुंह के अंदर प्रत्येक दांत पर दंतिन नाम का पदार्थ का आवरण होता है। ये शरीर की ऊर्जा, रक्त परिसंचरण, इसके बारे में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। और तांत्रिक संस्थान, शरीर के अन्य संस्थान, इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया है। तो अभी हम देखने वाले हैं स्वाध्याय क्रमांक 19। स्वाध्याय क्रमांक 19 मैंने आपको हल करके भी दिए, लेकिन ये जो पाठ क्रमांक 22 है, पाठ क्रमांक 21 कामों में व्यस्त हमारे आंतरिक अंग, इस पर स्वाध्याय क्रमांक 19 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मुंह के अंदर प्रत्येक दांत पर टिम्ब टिम्ब नाम का पदार्थ होता है, तो दंतिन अच्छी तरह से लिखो। दूसरा है प्रौढ़ व्यक्ति की छोटी आंत 7 मीटर लंबी होती है, तो जीवित रहने के लिए हमें हवा, पानी और भोजन, इसकी आवश्यकता होती है। ऐसे रिक्त स्थानों के 3 दिए आप प्रश्न। दूसरा है अलग शब्द पहचानना। इसमें अलग क्या है, तो कौन कौन से दिए, नाक, फुफ्फुसे, हृदय,